आज की कहानी यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, पुण्य नगरी में राजा वल्लभ राज्य करते थे। राजा वल्लभ समस्त कलाओं के अंदर अत्यंत पारंगत थे। इतने सारे गुण उनके अंदर थे कि मत पूछो। पर चंद्रमा के अंदर भी जैसे एक दाग होता है, वैसा ही दाग राजा वल्लभ के जीवन में था, और वो था वे मुक्त हस्त से राजकोष को खाली करते जा रहे थे। उनका हाथ इतना ज्यादा खुला था कि कोई भी आया, याचक हो या कोई कलाकार हो, दिल खोलकर उसे लुटाते थे। मंत्री को यह बात बहुत ज्यादा खटकती थी, क्योंकि मंत्री वही होता है जो राज्य के हित में अपने राजा को भी खरी खोटी सुनाने में कमतरता ना रखे। और मंत्री कई बार राजा को स्पष्ट शब्दों में बोलते थे कि महाराज, आप जिस तरह से ये खजाना लुटा रहे हो, इसके ऊपर आपका अकेले का अधिकार नहीं है। ये खजाना पूरी प्रजा का है। प्रजा के हित के लिए, प्रजा के सुख के लिए, प्रजा की समृद्धि के लिए, राज्य की अभ्युन्नति के लिए ये सारा कर इकट्ठा करके हम इस खजाने को भरते हैं, और आप इस खजाने को इस तरह से लुटाए जा रहे हो जैसे कि ये आपका स्वयं का है। आपने स्वयं ने अपने परिश्रम से उपार्जित किया है। ये उचित नहीं है। पर राजा इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देता, क्योंकि मंत्री राजा के भी पिताजी के समय के थे और बहुत ज्यादा उनको अनुभव था, इसलिए वे थोड़ी उनकी इज्जत करते थे। इसलिए दिमाग में आता था कि अभी इनको जवाब दे दूं, पर अपने आप को रोकते थे और इग्नोर करते थे। आज की भाषा में कहूं तो मतलब ध्यान ही नहीं देते थे। एक दिन राज दरबार के अंदर एक सितार बजाने वाला आया, और उस सितार वादक ने इतनी सुंदर सितार बजाई कि समस्त राज्य सभा के अंदर बैठे हुए सभासद भी मंत्र मुग्ध होकर कर्णरंध्रों से उस सितार का आस्वादन लेते हुए झूमने लगे थे। राजा तो कलापारखी थे और कलाकारों की कद्र करने वाले भी थे। उन्होंने त्वरित खजांची को आदेश दिया, प्रसन्न होकर के खजाने में से, राजकोष में से इसकी सितार के अंदर जितनी स्वर्ण मुद्राएं आती है पूरी भर दो सितार को, और इन्हें विदा करो। इस तरह से उसका सम्मान किया तो जय जयकार से समस्त सभा मंडप गुंजरित होने लगा। महाराज वल्लभ की जय हो, दानवीर वल्लभ की जय हो। ऐसा राजा ना तो हमने पहले कभी देखा था और ना ही देखेंगे। उदार मना राजा वल्लभ का जय जयकार जब उनके कानों में गुंजरित हो रहा था ना, तो राजा वल्लभ भी अहंकार के मारे फूले नहीं समा रहे थे। आखिर सितार वादक जब वहां से चला गया, फिर से महामंत्री ने कहा कि महाराज, इतना ज्यादा पारितोषिक देने की भी कोई आवश्यकता नहीं थी। महाराज ने कहा कि मंत्री जी, आप हर बार मुझे क्यों टोकते हो? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये मैं भली भांति समझता हूं। और इस तरह से वे महामंत्री को बारंबार चुप करा देते। एक दिन एक चित्रकार अपने रथ के अंदर सैकड़ों चित्रकारिता से परिपूर्ण ऐसे फलक लेकर आया जो उसने खुद ने बनाए थे, और राज दरबार में आकर कहने लगा कि महाराज, ये सारे चित्र फलक
आप ही के लिए मैंने निर्माण किए हैं और ये आपके राज्य भवन की शोभा बढ़ाएंगे। आपकी भित्तिका के ऊपर यदि इन चित्रों को लगा दिया जाए तो सभी विस्फारित नेत्रों से देखते ही रह जाएंगे। राजा ने जब एक एक करके उसके चित्र देखने की कोशिश की तो राजा बहुत प्रसन्न हुए। कहने लगे कि वाह चित्रकार जी, तुम्हारे तो हाथों के अंदर जादू है। जहां पर भी तुम्हारी तुलिका चली है वहां पे चित्र बोलने लगते हैं, सजग हो उठते हैं। अत्यंत प्रसन्न होकर राजा ने कहा कि ये सारे के सारे चित्र हम अपने राजभवन में लगाएंगे, राजभवन की भित्तिका की ये शोभा बढ़ाएंगे। मंत्री ने कहा कि महाराज, इतने सारे चित्रों को लगाने का कोई महात्म्य नहीं है। एक या दो चित्रों से भी राजकीय भित्तिकाएं सजग हो उठेगी और अच्छा लगेगा। इतनी सारी फलके लगा के, चित्रकारिता के चित्र लगा के हमारे राजभवन की दीवारों को आप चित्रशाला मत बना डालिए। पर राजा सुनने के मूड में तो कभी रहते ही नहीं थे। उन्होंने त्वरित खजांची को आदेश दिया कि तुलिका मंगाई जाए, तुला। एक पलड़े के अंदर इस चित्रकार को बैठाया जाए और दूसरे पलड़े में उतनी ही स्वर्ण मुद्राएं इनके बराबर का वजन करके चित्रकार महोदय को दे दी जाए। आनंद फानन में राजज्ञा का पालन हुआ। तुला मंगाई गई और तुला के ऊपर स्वर्ण मुद्राएं बराबर उतनी ही मात्रा में तोली गई। जब बराबर पलड़ा हो गया तो महामंत्री ने कहा कि इन्हें ये सब दे दीजिए। राजा ने कहा नहीं, रुको, 100 स्वर्ण मुद्राओं की और थैली लाई जाए और अलग से उस तुला के ऊपर रख दी गई ताकि पलड़ा इस तरह से हो गया। स्वर्ण मुद्राओं का पलड़ा ऐसा था और चित्रकार इस तरह से ऊपर आ गए थे। खैर, चित्रकार के जाने के पश्चात महाराज अपने राजकीय उद्यान के पीछे घूमते घूमते महामंत्री के साथ नदी के किनारे निकल गए। नदी के किनारे का वह विहंगम दृश्य देखकर महाराज तो भान ही भूल गए। उन्होंने कहा कि मंत्री जी, कितना सुंदर और नैना रम्य दृश्य है यहां पर। मेरा तो मन करता है कि बस यहीं पे रहा जाए। अपना राजकीय कार्य का भार समाप्त करने के पश्चात मैं तो यहीं आकर रहने लग जाऊं, ऐसा मन हो रहा है। तो क्यों नहीं अभी से यहां पर एक सुंदर सा भव्य महल बना दिया जाए। और उन्होंने आदेश देने के लिए अपने साथ चल रहे खजांची को कहा कि जितना शीघ्र हो सके, शीघ्रातिशीघ्र यहां पर दिव्य भव्य ऐसा महल बनाया जाए। मंत्री ने रोकते हुए कहा कि महाराज, जल्दबाजी मत कीजिए। आप जो दिव्य और भव्य महल बनाना चाहते हो वो सब पैसा हमारी जनता के कर से एकत्रित हुआ है और उसे आप अपने ही मौज शौक और रहन सहन के लिए व्यतीत कर दोगे तो ये उचित नहीं है। अब राजा ने कहा कि मंत्री जी, बहुत हो गया। मेरे प्रत्येक बात को आप काटते क्यों हो? मंत्री ने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि महाराज, मैं आपका हितैषी हूं, मुझे आपसे कोई द्वेष नहीं है, पर जो यथार्थ है वो कहना एक मंत्री का उत्तरदायित्व होता है, कर्तव्य होता है, और मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। आप उसे अन्यथा मत लो। उल्टा आप जो कुछ सोचते हो, मुझे तो गर्व महसूस होता है कि मेरे राजा कितने उदात्त हैं, कितने उदात्त विचारों के हैं। आपके विचार भी कितने अद्वितीय हैं। आप मेरी बात को अन्यथा मत लीजिए। पर राजा तो सुनने के मूड में नहीं था। मंत्री भी जब सायंकाल अपने घर पर आए तो मंत्री की पत्नी ने जब देखा कि चेहरा उदास है, पूछने लगी, क्या हुआ? आज फिर
महाराज से खटपट हो गई क्या? मंत्री ने कहा हाँ ऐसा ही कुछ हुआ, पर क्या करूं, महाराज सुनने के मूड में ही नहीं रहते हैं। उनकी पत्नी ने कहा एक काम करो, बहुत समय हो गया है, हम कहीं घूमने ही नहीं गए, क्यों नहीं हम तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाते हैं। 1 महीने तक आप बाहर रहोगे तो मूड भी फ्रेश हो जाएगा और आप कुछ नया सोच सकते हो। कल ही जाकर आप महाराज से इजाजत ले लीजिए। ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन मंत्री जी गए और महाराज से करबद्ध निवेदन करने लगे कि महाराज मैं चाहता हूं कि 1 महीने के लिए मैं तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाऊं अपने परिवारजनों के साथ में, तब तक आप यह कार्यभार किसी और को संभाला दीजिए। महाराज ने कहा उत्तम विचार है, आप जा सकते हो। दूसरे दिन अपने परिजनों के साथ में रथ और कुछ चुनिंदे सैनिकों को लेकर मंत्री जी रवाना हो जाते हैं। 5-6 दिन के पश्चात जब राज्य की सीमा समाप्त होती है, दूसरे राज्य की सीमा के अंदर वे प्रवेश करते हैं, तो मंत्री जी कहते हैं कि यथाशीघ्र हम इस राज्य के अंदर आ तो गए हैं, पर उचित स्थान जहां पर हम रात को विश्राम कर सके ऐसा हमें खोजना पड़ेगा, क्योंकि जंगल के अंदर रुकना ठीक नहीं रहेगा। सभी रथ के अंदर खाद्यान्न की सामग्री जो उन्होंने बाहर निकाल के रखी थी और एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने भोजन ग्रहण किया था, एकत्रित करके रखने लगे और आगे की ओर बढ़ने लगे। अचानक एक सुंदर सी नदी वहां से जो प्रवाहित हो रही थी, मंत्री जी का ध्यान उस तरफ गया। वे कहने लगे कि हम 10-20 मिनट यहां रुकते हैं, सचमुच में कितना सुंदर दृश्य है। और जैसे ही नदी के बीचों बीच वे देखने लगे तो एक बहुत बड़ी शिला सी नदी के ऊपर आई। उस शिला के ऊपर एक सुंदर कन्या बांसुरी बजा रही थी। महामंत्री जी सोचने लगे कि इतनी विशाल नदी के बीचों बीच ये पत्थर की शिला अचानक कहां से प्रकट हो गई। ये कई जादुई द्वीप जैसा तो नहीं प्रतीत हो रहा है। और धीरे धीरे नदी के बीचों बीच एक द्वीप का भी निर्माण हो गया। वहां पर वो सुंदर कन्या बांसुरी मस्ती से बजा रही थी, बेभान थी, उसे दुनिया से कुछ मानो लेना देना ही नहीं है। महामंत्री इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि देखो तुम देख रही हो ना। पत्नी भी देख रही थी कि ये तो अद्भुत नजारा है, जरूर ये जादुई द्वीप होना चाहिए। चलो हम यहां से जितना जल्दी हो सके आगे बढ़ते हैं। महामंत्री जी ने कहा कि नहीं, ये सूचना हमें राजा वल्लभ को देनी ही चाहिए, क्योंकि हमारी राज्य की सीमा समाप्त होते ही ये नदी आ रही है। कुछ ना कुछ अघटित ना घट जाए, इसकी चेतावनी हमें राजा को जरूर देना चाहिए। आप कैसी बात कर रहे हो, हम तीर्थ यात्रा के लिए निकले हैं, तीर्थ यात्रा से जब वापस आ जाएंगे 1 महीने के पश्चात तब दे देना। मंत्री नहीं माने कि नहीं, हमारी तीर्थ यात्रा अब हम कैंसिल करते हैं। हमारी तीर्थ यात्रा का प्लान जो हमने रचा था वो फिलहाल हम वहां नहीं जाएंगे, हम वापस पुण्य नगरी में चलते हैं। पुण्यपुरी नगरी के अंदर जैसे ही वे 3-4 दिन के पश्चात पहुंचे वापस, राजा ने कहा अरे मंत्री जी तुम तो तीर्थ यात्रा के लिए गए थे, फिर इतनी जल्दी? मंत्री जी ने समस्त घटना जो कुछ उन्होंने देखी थी महाराजा वल्लभ को सुना दी। राजा वल्लभ आश्चर्यचकित हो गए। क्या ये संभव है, तुमने कोई स्वप्न देखा होगा? नहीं महाराज, मैं अकेला देखता तो मैं सोच भी सकता कि मैंने स्वप्न देखा, पर मेरी पत्नी ने देखा, मेरे साथ में जो अंगरक्षक थे उन्होंने देखा, और मुझे कुछ षड्यंत्र सा नजर आ रहा है। हो सकता है वो जादुई द्वीप भी हो, पर आपको जरूर वो देखना चाहिए, क्योंकि आपकी विचक्षणता, आपकी बुद्धिमत्ता अद्वितीय है।
जहां मेरी सोच समाप्त होती है वहां आपकी सोच शुरू होती है। क्योंकि सचमुच में राजा वल्लभ उद्भट विद्वान भी थे, बस एक ही तो कमी थी उनमें, एक ही तो खामी थी, एक ही तो ऐब था कि वे मुक्त हस्त से खजाना लुटाते रहते थे। जब महाराज वल्लभ ने ये सब कुछ सुना तो वे कहने लगे कि मंत्री जी, मैं उस जादुई द्वीप को देखना चाहूंगा। मंत्री जी ने कहा, आप सशस्त्र सैनिकों को लेकर वहां पर चले जाइए। राजा ने कहा, सुंदर सी लड़की वहां बांसुरी बजा रही है और मैं सैनिकों के लेके जाऊं? तुम कैसी बात करते हो, मैं एकाकी जाऊंगा। राजा वल्लभ माने नहीं और एकाकी ही अपने अश्व के ऊपर आरूढ़ होकर उस जादुई द्वीप को देखने के लिए चले गए। राजा के पास धनुष, बाण और तलवार थी, कोई सैनिक साथ में नहीं थे। जब वहां पहुंचे और सायंकाल के समय जब उस नदी की तरफ वे टकटकी लगाकर देख रहे थे तो सचमुच में उनके आश्चर्य का पारावार नहीं रहा। नदी में से एक सुंदर सी शिला उद्भूत हुई, उसके ऊपर सुरीली तान के अंदर बांसुरी बजाती हुई वो लड़की उन्हें दिखी और धीरे धीरे उस शिला के आजू बाजू द्वीप प्रकट होने लग गया, छोटा सा टापू दिखाई देने लगा। राजा मंत्रमुग्ध होकर उसकी बांसुरी सुन रहे थे। अचानक राजा की तंद्रा टूटी और उन्होंने सोचा कि जो भी हो इस जादुई द्वीप का मुझे पता लगाना पड़ेगा, और उन्होंने नदी के अंदर झंपापात किया और तैरते हुए उस लड़की के पास पहुंच गए। जैसे ही अपने बाजू में राजा को देखा तो इस सुंदर कन्या का, जो कि बांसुरी बजा रही थी, ध्यान आकर्षित हुआ, घबराई, बांसुरी बजाना छूट गया उसका और कहने लगी, तुम कौन हो? क्या तुम वही राक्षस हो जो आज मुझे कराल काल के गाल के अंदर समाविष्ट करने के लिए आए हो? राजा वल्लभ ने कहा, तुम कैसी बात करते हो? अरे मैं राजा वल्लभ हूं पुण्यपुरी नगरी का, मैं भला राक्षस कहां से नजर आने लगा तुम्हें? पर तुम कौन हो और इस तरह से तुम क्यों बातें कर रही हो? तब उस सुंदर सी कन्या ने कहा कि मैं गंधर्व नगरी के राजा गंधर्व सेन की पुत्री हूं। हमारे राज्य के अंदर एक राक्षस ने इतना आतंक फैला के रखा था और कालांतर में उसने मुझे उठा लिया और अब मेरे से विवाह करने की इच्छा से उसके इस जादुई द्वीप के अंदर वो लेकर आ गया है। जब मैं उसकी प्रणय विनंती को स्वीकार नहीं कर रही हूं तो उसने सोच लिया कि पुनर्मासी के दिन, मतलब कल, यदि मैं उसकी भावना के अनुरूप उसके साथ विवाह नहीं करूंगी तो वो मुझे बलि चढ़ा देगा, मुझे मार देगा। यही डर मेरे मन में था, इसलिए मैंने सोचा कि कहीं तुम राजा का वेश बनाकर राक्षस तो नहीं हो। राजा वल्लभ ने कहा कि नहीं, मैं पुण्यपुरी नगरी का राजा वल्लभ ही हूं और अब मेरे जीते जी वो राक्षस तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। गंधर्वराज की कन्या बोली कि महाराज, आपकी शूरवीरता के चर्चे तो हमने भी सुने हैं, पर यह राक्षस अत्यंत बलशाली है। मैं तो चाहूंगी कि आप जैसे आए हो वैसे चले जाओ, क्योंकि वो राक्षस अभी आने ही वाला है। मेरी वजह से आप अपने प्राणों की आहुति मत दो। पर राजा नहीं माना। तब कन्या ने कहा कि महाराज, आप जीत क्यों कर रहे हो? राजा वल्लभ ने कहा कि देखो सुंदरी, मैं क्षत्रिय हूं और मैं अपनी शूरवीरता को कलंकित नहीं करना चाहता। मेरे जीते जी, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा, ये राक्षस तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तुम मेरे साथ चलो। और राजा ने उस कन्या का हाथ पकड़कर
झंपापात किया नदी में और तैरते तैरते किनारे पर आ गए। इसी बीच वो राक्षस भी प्रकट हो गया, आया। जब उसने देखा कि गंधर्व राज की पुत्री गंधर्व कन्या वहां पर नहीं है, तो उसने दृष्टि फैलाई तो देखा किनारे के ऊपर कोई पुरुष के साथ में वो थी। क्रोधाभिभूत हो गया, राक्षस सामने प्रकट हुआ और कहने लगा कि मूर्ख, तुम कौन हो? आज तो पहले मैं तुम्हारा भोजन करूंगा और उसके बाद में इसे देखता हूं। पर राजा शूरवीर था, डरने का तो स्वप्न में भी प्रश्न नहीं उत्पन्न होता है। उसने अपना कमान में से तीर निकाला और राक्षस संभले इससे पहले ही राक्षस के हृदय के ऊपर वो तीर छोड़ दिया। कुछ समय के लिए राक्षस बेहोश हो गया। राजा को लगा कि राक्षस तो गया। गंधर्व राज की वो कन्या भी राजा वल्लभ की शूरवीरता देखकर उनसे बातें करने लगी कि तुम सचमुच में बहुत शूर हो। ये बातें कर ही रहे थे, इतने में राक्षस की मूर्छा टूटती है। राक्षस फिर से उठ खड़ा होता है और इस बार राजा को ललकारता है। राजा के पास, राजा राक्षस के सामने अत्यंत बौने थे, फिर भी राजा उससे युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। गाजर मूली की तरह जैसे उठाते वैसे राक्षस ने राजा को अपने हाथ में उठा लिया था और फिर से नीचे पटक दिया था। राजा सोचने लगा, राजा के दिमाग में उसी क्षण महामंत्री के शब्दों को गुंजरी होते हुए राजा महसूस करने लगा कि महाराज आप एकाकी मत जाओ, सैनिकों को साथ ले जाओ, सशस्त्र सैनिक साथ रखो। मंत्री कितने विचक्षण बुद्धि के थे, फिर अब क्या करूं? पर राजा दूसरे ही क्षण सामने राक्षस को देखकर उसके घुटने तक तो वो आते थे, अपनी कोहनी का जोरदार प्रहार राक्षस के घुटने पे किया। राक्षस मजबूर हो गया नीचे बैठने के लिए, क्योंकि इतना प्रहार तीक्ष्ण था कि राक्षस का घुटना चूर चूर करने लगा। फिर भी राक्षस उठा और बाजू में ही पड़ी हुई शीला को उसने उठाया। गंधर्व कुमारी ने देख लिया कि अब राजा के प्राण तो जाएंगे ही जाएंगे, पर जिसने मेरे लिए अपने प्राणों की आहुति देना स्वीकार कर लिया, मेरे जीते जी मैं राजा को मरने नहीं दूंगी, पहले मैं मरूंगी। और वो फटाक से राजा के आगे इस तरह से खड़ी हो गई जैसे मानो कि ढाल हो उनकी। राक्षस चिल्लाया और कहने लगा कि राजकुमारी हट जाओ, वरना तुम भी आज ही बिना मौत मर जाओगी। मैं इस दुष्ट राजा को छोड़ने वाला नहीं हूं। पत्थर इस तरह से फेंकने ही वाले थे, अचानक सशस्त्र बाण राक्षस के शरीर को छलनी करने लगे और राक्षस इसी तरह से शिला को लेकर पीछे की ओर धड़ाम से गिर पड़ा, मृत्युमुखी हो गया। राजा ने देखा इतने सारे बाण किसने मारे। अब महामंत्री जी बाहर आते हैं, झाड़ियों के पीछे जो छुपे हुए थे, देख लिया महामंत्री को और सशस्त्र सैनिकों को। राजा ने महामंत्री को बहुत बहुत बधाई दी कि आज तुम्हारी सूझबूझ और विचक्षणता के कारण ही मेरे प्राण बचे हैं। गंधर्व कन्या के साथ राजा अपने महामंत्री और सैनिकों के साथ में राजभवन पहुंचते हैं। दूसरे दिन राज दरबार के अंदर महाराज घोषणा करते हैं। महामंत्री जी बाजू में थे, प्रजा के प्रतिष्ठित लोग एकत्रित हुए थे। गंधर्व कन्या अत्यंत सुंदर थी, देवताओं के देवियों के रूप को भी तिरस्कृत कर दे ऐसा उसका रूप था। अद्भुत रूप की देवी, उसके साथ महाराज वल्लभ विवाह करना चाहते थे। उन्होंने घोषणा कराई कि 1 महीने के पश्चात पुनर्मासी के दिन हम दाम्पत्य सूत्र के अंदर आबद्ध होंगे, तब तक पूरी नगरी को दुल्हन की तरह सजाया जाए।
अड़ोस पड़ोस के राजा महाराजा और राजकुमारों को आमंत्रित किया जाए, बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े मनोरंजक, जादूगर, इन सबको बुलाया जाए, न्योता दिया जाए, जगह जगह इस तरह का खुशियों का माहौल बिखेरा जाए कि दुनिया याद रखे कि ऐसा विवाह आज तक संपन्न नहीं हुआ था। और जो भी कलाकार आदि आते हैं उनको मुंह मांगा इनाम दिया जाए। एक एक घोषणा सुनकर महामंत्री का हृदय बैठा चला जा रहा था। महामंत्री सोचने लगे कि बस अब यदि और ज्यादा कुछ बोल गए तो राजकोष पूरा समाप्त हो जाएगा, प्रजा त्राहिमाम करेगी। किसी पराये राजे ने आकर आक्रमण कर दिया पड़ोसी राज्य के राजा ने, तो सैनिकों को राशन पानी का भी इंतजाम नहीं होगा, इतना खजाना समाप्त हो चुका है। उन्होंने पता नहीं क्या सोचा और अपनी अंगूठी में, पहले लोग अंगूठी के अंदर ऐसा दालकुट नाम का जहर रखते थे जिसे चूसते ही प्राण समाप्त हो जाते थे। महामंत्री ने वो जहर अंगूठी का ढक्कन खोल के पिया और धड़ाम से सिंहासन के, जो कि उनका सिंहासन था, गिर पड़े। अचानक सभा स्तब्ध हो गई। ये क्या हो गया? खुशी के माहौल में ये सब अनर्थ कैसा हो गया? अब वेताल ने विक्रमादित्य से पूछा कि विक्रम, सच सच बताना, क्या महामंत्री को राजा की बातें अच्छी नहीं लगती थी? क्या राजकोष को संभाले रखना, राजकोष को बचाने का एकमात्र यही उद्देश्य था? क्या ये बहाना तो नहीं था कि राजकोष को बचाया जाए? और बारंबार राजा को वो कहते थे, क्या उनको राजा की कोई बात पसंद नहीं आती थी? क्या उस खुशी को वो सहन नहीं कर पाए? आखिर उनकी शादी भी उन्हें नामंजूर प्रतीत हो रही थी। आखिर खुशी के माहौल में उन्होंने अपनी जान क्यों दे दी? यदि ये बात तुम जानते हो और फिर भी नहीं बता पाए युक्ति युक्त, तो तुमको पता है तुम्हारे सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। और तुम यदि बोल गए तो मैं फिर से वापस उड़कर उसी पेड़ पर चला जाऊंगा। विक्रमादित्य ने कहा कि वेताल सुन, वैसा मंत्री मिलना संभव नहीं था उस जमाने में, क्योंकि वो राजा को भी खरी खोटी सुनाने में हिचकिचाते नहीं थे। और ये सत्य है, मंत्री का उत्तरदायित्व होता है, मंत्री का कर्तव्य होता है कि वे राजा को उसके हिताहित के अनुसार वारंवार प्रेरित करते रहे, वारंवार दिशा निर्देश देते रहे, वारंवार मार्ग प्रदर्शन करते रहे। जब इतनी बार बोलने के बाद भी राजा के मन के अंदर कोई परिवर्तित नहीं हो पाई, मानसिक विचारधारा उनकी नहीं बदली, और जब विवाह 1 महीने तक संपूर्ण राज्य के अंदर इस तरह का आयोजन करने के लिए राजकोष कितना समाप्त होने वाला था, और मंत्री को पता था कि राजकोष में अभी कितना बचा है, मंत्री ये भली भांति जानते थे। तो मंत्री की दूरदर्शिता इसी में थी। पर जब उन्होंने देखा कि राजा तो किसी भी तरह से मानने को ही तैयार नहीं है, अंतिम उपाय उनके दिमाग में यही आया, यदि मैं मर गया तो शायद विवाह अत्यंत साधारण पद्धति से हो जाएगा और राजशोक के कारण से ये संपत्ति बच जाएगी, और हो सकता है मेरे मृत्यु के पश्चात, जो मैं जीते जी नहीं समझा पाया, मेरे मृत्यु के पश्चात राजा समझ जाए। वेताल ने ताली बजाते हुए कहा कि विक्रम, सचमुच में तुम अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि के धनी हो। ऐसा ही हुआ। आगे की कहानी तो मैंने तुम्हें सुनाई नहीं थी, पर तुम समझ गए। तुमने सही कहा। महाराज वल्लभ मंत्री के
जैसे ही काल कलवित हुए, राज्यसभा के अंदर एक शोक व्यक्त हो गया और राजा ने निर्णय लिया कि आज मैं घोषणा करता हूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ प्रजा के लिए ही, प्रजा के हित के लिए ही अपना समस्त समय यापन करूंगा। राजकोष के ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं है। यही बात महामंत्री जी मुझे तब से समझा रहे जब से मैं समझने लायक हो गया, पर मैंने कभी भी महामंत्री की बातों को सीरियसली नहीं लिया। महामंत्री की बातों को मैंने तवज्जो ही नहीं दी। बस मैं अपने आनंद के लिए, अपनी वाहवाही के लिए खजाना लुटाता रहा, पर इस खजाने के ऊपर मेरा नहीं, प्रजा का अधिकार है। ये बात राजा को भली भांति समझ गई और राजा ने सभा के सामने अपने कान पकड़कर अपनी गलती को माना। और सचमुच में दोस्तों, महामंत्री जो जीते जी नहीं समझा पाए थे, वो मरने के बाद राजा वल्लभ को शिक्षा देकर चले गए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रति गुरुवार को ऐसी सुंदर सुंदर कहानियां यदि आप सुनना चाहते हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, सुनते सुनते भी आप लाइक का बटन दबा दीजिए। आपका एक लाइक मेरे उत्साह को कितना अभिवृद्धित करता है ये मैं ही जानता हूँ। और यदि आपने कमेंट बॉक्स के अंदर एक छोटा सा कमेंट लिख दिया तो मुझे प्रति गुरुवार को एक नई कहानी सुनाने के लिए एक अद्भुत प्रेरणा आपके द्वारा मिलती है। आप जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना अभिमत अभिव्यक्त करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के लिंक को अपनों को भी फॉरवर्ड कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।